खाने का हर कोई होता है, गरीब का कोई नहीं होता। कराची में भत्ताखोरी का नया इंकशाफ। ये जो डेली पर्ची वाला सीन है ये तो है ही इलीगल, ये तो नजर ही इलीगल आ रहा है कि आप बस एक पैसे वसूली का काम कर रहे हैं। कार पर 4 बच्चों के बाप पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। सबको उसने इतनी जोर से आगे हिट किया कि मेरी टांग भी कट गई और वो लकड़ी के खंभे भी कट गए और वो पत्थर का एक पिलर बना हुआ था वो भी टूट गया। बूढ़े बच्चे मेहनत कश सब भत्ताखोरों के निशाने पर। पैसे लेते हैं, आपसे पैसे मांग रहा था कि धक्के दे के निकाल देते हैं, बोलते हैं पैसे नहीं है तो फिर क्यों आते हैं। जो भाई चोर का सजा वो मजदूर का सजा। रात के वक्त सीवीयू पर हौलनाक हकाइक का पर्दाचार। और अगर कोई मुजाहिमत करे, कोई आगे से कहे कि मेरा ठेला ना हटाओ या मैंने नहीं देना, तो उसका वो हाल करते हैं जो इस वक्त आबिद का हुआ। हमने आपको दिखाया था कि कराची में सीवीयू पर भत्ता न देने पर कैसे 4 मासूम बच्चों के बाप की टांग काट दी गई। हमने ये भी दिखाया था आपको कि इस वाक़े के बाद जब दिन के औकात में टीम इंकशाफ सीवीयू पर पहुंची तो वहां छाबड़ी वालों से गो कार्ट गाड़ियों के ड्राइवरों तक कैसे सबने भत्ताखोरी के खिलाफ हैरानकुन इंकशाफात किए। सीवीयू पर चीजें बेचने वालों से पैसा वसूल करने की कानूनी हैसियत क्या है, हमने इस पर कानूनी माहिर की राय भी ली थी। लेकिन सीवीयू पर भत्ता न देने पर पानी फरोश की टांग कटने का ये मामला कोई मामूली वाकया नहीं कि इसे एक प्रोग्राम में समेटा जा सके। कराची के साहिलों पर हम सबको नाज है। कराची के खूबसूरत सुनहरे साहिल दुनिया भर में मशहूर हैं। सीवीयू साहिल कराची का सबसे मकबूल तरीन तफरीही मकाम समझा जाता है। कराची जैसे बड़े शहर में सीवीयू साहिल एक ऐसी जगह है जहां गरीब और मुतवस्सित तबके का कोई भी फर्द अपनी फैमिली के साथ बहुत ही कम कीमत में एक अच्छी शाम गुजार सकता है। घुड़सवारी और ऊंट की सस्ती सवारी से लुत्फानंदोज हो सकता है। ठेलों, रेडी बानों और छाबड़ी वालों से खाने पीने की सस्ती और लजीज चीजें मिलने पर सैर सपाटे का लुत्फ दोबाला हो जाता है। लेकिन इस मुल्क में जहाँ जहाँ भी गरीबों को कोई खुशी और आसानी मिलती है, वहीं पर जुल्म और सितम का कोई न कोई नया सिलसिला शुरू हो जाता है। भत्ताखोरों के हाथों सीवीयू पर पानी बेचने वाले आबिद की टांग कटने के बाद ये सवाल फिर से सर उठा रहा है कि क्या कराची में फिर से भत्ता माफिया सरगर्म हो गया है। सीवीयू पर चीजें बेचने वाले गरीब अफराद से कौन भत्ता वसूल कर रहा है, कौन सीवीयू की रौनकें उजाड़ रहा है। भत्ता देने से इनकार पर गरीब मेहनत कशों पर कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। प्रोग्राम का ये दूसरा हिस्सा हर पाकिस्तानी और खासकर कराची में बसने वालों को हैरान कर देने वाला है। अब मुझे बताएं कि ये तो बात समझ आ गई कि ये इतना एक खूनख्वार माफिया है जो आप जैसे गरीब अफराद को भी वहाँ पर नहीं छोड़ता सीवीयू पे। तो आप 2005 से जानते थे सरफराज को? पहले कोई और था, उसके बाद फिर कोई और आया, उसके बाद कोई और, काफ़ी सारे बदलते रहते हैं। हर 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद कोई ना कोई चेंज हो जाता है। अभी ये तकरीबन 5-6 महीने हो गए सरफराज भैया हैं। पहले तो नॉर्मल इंसान किसी को नहीं भी देते थे तो वो सुकून से चले जाते थे, मिन्नत माफ़ी करके पाँव हाथ जोड़ के उनसे मैं माफ़ कर लेता था तो वो बोलते थे कोई जो भत्ता लेने आता था आपसे। हाँ, तो मैं उनके पाँव भी पड़ जाता था क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी खातिर करना पड़ता है। तो ये इतना सख्त इंसान था कि मैं आपको क्या बताऊँ। जिस दिन पीर वाले दिन ये वाक़या हुआ तो ये आया, इसने बोला भाई आपने पैसे आज त्यौहार को क्यों नहीं भेजे। मैंने कहा सर काम नहीं हुआ इस वजह से आगे बाद पैसे नहीं भेजे, लिहाजा मैं आपको ऐसा ऐसा करके दे दूँगा अगले हफ्ते तक। बोला नहीं जी ऊपर का आर्डर है, आप पैसे दे दो इसी टाइम। मैंने कहा इस टाइम मेरे पास नहीं है। तो काफ़ी तल्ख कलामी हो गई, उसके बाद गालम गलोच हो गई बहुत सारी सर। तो ट्रैक्टर नीचे 2 काम कर रहे थे रेत के ऊपर, उसने एक ट्रैक्टर वाले को इशारा किया, बोला आप ऊपर आ जाओ, इसका सामान वगैरह जो है ना सारा हटा दो। एक ट्रैक्टर वाला आया ऊपर, नीचे रेत से ऊपर आया, उस इतनी तेज़ी से आया, आगे डंडे खड़े हुए थे लकड़ी के, डस्टबिन पड़ा हुआ था, सबको उसने इतनी ज़ोर से आगे हिट किया कि मेरी टांग भी कट गई और वो लकड़ी के खंभे भी कट गए और वो पत्थर का एक पिलर बना हुआ था वो भी टूट गया। इतनी ज़ोर से उसने, ऐसे जालिम किस्म का इंसान था कि आपको क्या बताऊं। उसी टाइम मेरी टांग कट के साइड पे जा गिरी, हर चीज़ कट गई उधर। ये कितने बजे का वक्त था, क्या टाइम था? ये तकरीबन मंडे का दिन, तो मुझे मंडे का दिन था। हाँ। तकरीबन 2:30 से 3 बजे का टाइम था, दोपहर का टाइम। ठीक है। फिर तो मेरे 2 बेटे साथ में थे,
एक घर भाग के आ गया, जैसे मेरा पाँव कटा हुआ देखा उसने, खून बह रहा था, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, जितना खून बह रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं, देख ही नहीं सकता था कोई। और एक बेटा जो था मेरे साथ में था, मेरा कटा हुआ पाँव उसके हाथ में था, मेरे बेटे के हाथ में, छोटा सा 12-13 साल का बेटा है मेरा, 12 साल का। उसने वालिद की कटी हुई टांग उठाई हुई है। हाँ, और वो रो रहा है, इतना रो रहा है कि पब्लिक कटी हो गई। समंदर की लहरों के नज़ारे और ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होने वालों ने जब ये मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक मासूम बच्चा बाप की कटी टांग उठाए चला जा रहा था और दूसरी तरफ बाप टांग कटने के बाद मौत से लड़ रहा था। ऐसे में ये लोग कैसे ना मुश्ताइल होते। पब्लिक इकट्ठी हो गई, पब्लिक ने उसको, सरफराज को जो है बहुत मारा उस टाइम, बहुत उसको पीटा। पब्लिक ने वहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बुला के फिर सरफराज को भी और मुझे भी उस पब्लिक ने जो है वहाँ पे जो आवाम है उसने उठा के एम्बुलेंस में डाला। सरफराज के साथ मुझे फिर जिना अस्पताल भेजा उन लोगों ने। जिना अस्पताल गए तो सरफराज भाई ने वहाँ पे एक्सीडेंट केस लिखवा दिया कि ये एक्सीडेंट हुआ है रोड के ऊपर। हालांकि वहाँ कोई रोड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप चल के देख सकते हो जिधर एक्सीडेंट हुआ है वो ऐसी जगह है कि वहाँ ट्रैक्टर का चलना ना मुनासिब है, आप देख सकते हैं चल के। जब लोगों ने सरफराज को मारा तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है लोगों के गुस्से का, क्योंकि वहाँ पे लोग खड़े हुए थे, इनके बाकी कुलीग या जो भी वहाँ पे बाकी ठेले लगाने वाले थे उनके सामने वाक़या हुआ। तो ये बड़ा एक अहम सबूत है जिसकी वजह से उन्होंने सरफराज को पकड़ा। अगर एक एक्सीडेंट होता तो लोग सरफराज को पकड़ के मारते नहीं, क्योंकि सरफराज तो ट्रैक्टर नहीं चला रहा था, ट्रैक्टर तो कोई और चला रहा था। इसका मतलब है कि जब वहाँ पर गालम गलोच हुई तो ऑलरेडी वहाँ पर मजमा इकट्ठा हुआ था। जी सर। और उस वक्त उसने कहा कि इसका ये जो आबिद का ठेला है ये हटा दो यहाँ से। जी, उसने बोला वो सब कुछ ख़त्म, उड़ा दो, बोला सब कुछ को तोड़ दो, बोला सब कुछ। आप और अपनी जगह से नहीं हटे? मैं सर बोतलें कैन वगैरह जो मेरा पास था मैं अपना बचा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कहा वो जैसे है ना, मैं थोड़ा सा उठा रहा था तो एक हाथ मेरा, 2 गैलन मेरे हाथ में थे, एक पाँव मेरा सीढ़ी के नीचे था, एक पाँव सीढ़ी के ऊपर था, वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो इतनी तेज़ी से वो आया ट्रैक्टर वाला कि आपको क्या बताऊँ कि वो खंबे भी कट गए, बहुत सारा कुछ कट गया वहाँ पे, आप चल के देख सकते हैं। और वो ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे वो मुझे उसने आके मारा, इतनी तेज़ी से आके मारा। उसने सरफराज ने हुक्म दिया ट्रैक्टर वाले को, अहमद भाई को, जो ट्रैक्टर चला रहे थे। तो अहमद भाई ने इतनी तेज़ी से आके मारा कि आप सोच ही नहीं सकते कि आप कैसे उसने आगे मारा। आप सबके नाम जानते हैं, आप अभी भी उनको भाई कह रहे हैं, आपकी टांग कट चुकी है। तो अहमद जो था उसको भी जानते थे जो ड्राइवर है? सर वो हमेशा आते रहते थे ना वहाँ पे, रेत वगैरह मट्टी वगैरह सीधी करने आते हैं वहाँ पे। पानी भी मेरे पास आके पीते थे, कूलर भर के रखा होता है मैंने वहाँ पे। कोई भी बंदा आता है ठंडे पानी के लिए। आप पानी पिलाया करते थे गर्मी में, उन्होंने आगे टांग काट दी सर, 2000 रुपये के पीछे सिर्फ। ये हादसा नहीं, एक जालिम भत्ताखोर की फिरौनियत थी जिसके इशारे पर इस खानदान के वाहिद कफील की टांग काट दी गई। बात साहिल से अस्पताल तक पहुंची तो वहां इस खानदान को एक और धचका लगा। फिर वहां पर क्या होता है अस्पताल में? फिर सर अस्पताल में ये होता है कि MLA रिपोर्ट वहाँ पे बनी, MLA रिपोर्ट भी सरफराज भाई ले गए और वो मेरा कटा हुआ पाँव भी वहाँ से उठवा लिया उन्होंने किसी को पैसे दे के। वो तो आपने कहा आपके बेटे के हाथ में था? वो तो मेरे बेटे के हाथ में था ना। जब हम लोग वहाँ वार्ड में शिफ्ट हुए, पट्टी करके उन लोगों ने हमें हड्डी वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया सर। जब हड्डी वाले वार्ड में हम लोग शिफ्ट हुए, वहाँ पे एक रात गुजारी, सुबह को हमारा दिन हुआ, ऑपरेशन थिएटर में हम लोग चले गए। वो पाँव हमारा उधर रह गया ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन वालों ने बोला ये अभी किसी काम का नहीं है, ये ख़त्म हो गया। हम लोग ने अपने सामान के साथ पाँव भी वहाँ रखा। मेरी वालिदा ने बोला इसको सफ़ा करके गुस्ल करके इसको दफनाएंगे। तो हम लोग ऑपरेशन थिएटर में चले गए। पीछे आए तो वापसी आए तो बोला एक बंदा आया वहाँ से पाँव लेके चला गया। हम लोगों ने पूरी अस्पताल से पूरी जिना से पूछा, बोला जी हमारे को पता नहीं है, किसी ने डस्टबिन पे फेंक दिया होगा, कहीं फेंक दिया। हम लोगों ने पूरी अस्पताल के डस्टबिन ढूंढे वहाँ पे, मेरी अम्मी ने बहुत कोशिश की लेकिन वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बताया। पुलिस आई उस वक्त? पुलिस आई उस टाइम, तकरीबन दूसरे दिन आई पुलिस। पुलिस ने आगे पूछा भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने उनको बताया तो वो पूछ के चले गए और उस टाइम सरफराज भाई को छोड़ दिया उन लोगों ने जाके। और अहमद किधर गया जो कि ट्रैक्टर के अंदर बैठा हुआ था? वो तो उसी टाइम भाग गया ना सर। अच्छा, वो जैसे आपको कटा वो गायब हो गया? वो उस टाइम जैसे मजमा कटा हुआ। हाँ। तो सरफराज हमारे साथ था, उनको पब्लिक ने पकड़ा हुआ था, भाई तूने कैसे आर्डर दिया। वो जैसे ही देखा उसने पाँव कटा हुआ, पब्लिक कटी हुई जमा हुई, वो भाग गया वहाँ पीछे। आबिद के पांव कटने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और उसके साथ ही
ये बात भी खुलकर सामने आ गई थी कि सीवीयू पर कैसे मेहनत कशों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। टीम इंकशाफ जब रात के वक्त सीवीयू पर पहुंची तो कौन सी हौलनाक सच्चाइयां सामने आईं, ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले आबिद के कजन का बयान सुनिए जो तफ्तीशी नुक्ता नजर से इंतहाई अहमियत का हामिल है। सलमान कज़न है आबिद के। सलमान, आपको कब इत्तला मिली कि सब कुछ हो गया है? सर मेरे को दोपहर को कॉल आई कि आप उस वक्त कहाँ थे? मैं ड्यूटी पे था, काम कर रहा था। अच्छा, जी आबिद का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो मैं यहाँ से आपको भी एक्सीडेंट का बताया गया, आपको ये नहीं एक्सीडेंट पता का क्या बताया। हुआ? ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं वहाँ पर जिना पहुँचा तो देखा तो आबिद की टांग कटी हुई है, पाँव इसका इसके बेटे के हाथ में। फिर इसका बेटा बोलता है कि इसी ने बोला कि मारो, तो हमने फिर उसी को पकड़ा कि भाई आप नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। उस वक्त आबिद होश में थे? जी आबिद भी होश में थे। मैं इसका एक्सरा वगैरह कराने ले गया था, इसको मतलब ट्रीटमेंट वगैरह देने की। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा, ये पाँव जोड़ नहीं सकता वापस? नहीं सर, उसने बोला नहीं जोड़ सकते। 1 घंटा हम थोड़ा लेट पहुँचे ना सर, इस वजह से। तो फिर आपको उस वक्त क्या लगा? वहाँ पर सरफराज ये कह रहा था कि ये तो एक हादसा है, हादसे का सरफराज ये बोल रहा था कि हादसा हुआ है, लेकिन इसके बच्चे बोल रहे हैं कि इसी ने मारा है। फिर मैंने अपने कज़न को भी कॉल की, 1-2 बंदों को बुलाया, फिर पुलिस वालों को भी बोला कि भाई ये मसला है। फिर पुलिस वाले आए, बयान लिया, फिर सरफराज को अपने साथ ले गए थाने पे। हमने वहाँ पर उसको थाने पे बंद कराया, उसके बाद फिर हॉस्पिटल आए। बाद में गए तो वो नहीं था सरफराज सर। जब आप बाद में थाने गए तो वो नहीं था? नहीं था। और ये कौन सा थाना था? ये द्रक्षा थाना सर। दरअसल थाने में जब आप गए तो उसे क्यों छोड़ दिया जब उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उसके कहने पे किसी की टांग काट दी गई? पता नहीं सर। उसके बाद पुलिस आई आप लोगों से पूछने या एनी शाहिदीन से बात करने आई वहाँ पे सीवीयू पे? नहीं सर। जारी बात है, जब जो कुछ इनके साथ हुआ वो तो दिन का वक्त था, उसके वहाँ पे बाद और लोग भी काम कर रहे होंगे। चले इनके बच्चों की वो गवाही नहीं मान रहे, पुलिस की जो तफ्तीशी अफसर हैं, एटलीस्ट वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, क्या उनसे बात उन्होंने की? नहीं। जारी बात है, अकेले तो नहीं काम करते ना, वहाँ पे और भी लोग अपने ठेले लगाते हैं। तो किसी से पूछा गया? नहीं सर। आबिद, फिर क्या होता है वहाँ पर जब ये सब कुछ हो गया? 4 दिन बाद आपने FIR दर्ज करवाई, वो किस वजह? इस वजह से FIR दर्ज हुई कि मेरा एक दोस्त है यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे पास आया, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे मसला हो गया है, तो मेरी तो कोई सुन नहीं रहा है। तो वो उसने बोला मेरा एक वकील यार दोस्त है जिब्रान नासिर साहब, तो वो मेरे को जिब्रान नासिर साहब के पास, मेरे मामू आया वहाँ पे, मामू मेरे को लेके गया जिब्रान नासिर साहब के पास। यूं मामला इसके बाद मीडिया तक पहुंचा और मुतल्लिका थाने की पुलिस हरकत में आई, लेकिन भत्ताखोरों का खौफ अब भी वहीं का वहीं है। सवाल ये है कि सीवीयू पर चीजें बेचने वालों के बारे में कानून क्या कहता है, कैसे मुमकिन है इस भत्ताखोरी का खात्मा? तो इसके हवाले से कोई हायरार्की बनी हुई है कि कहाँ इसको टैक्सेशन होती है, इस पर कोई तरीक़ाकार है या सिर्फ सारी ब्लैक मनी है जो इतने ज़्यादा पैसा, क्योंकि जितने वहाँ पे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और डेली अगर 100 रुपया भी कोई दे रहा है तो ये तो लिटरली डेली का लाखों रुपया वहाँ से जनरेट हो रहा है। सिर्फ सीवीयू की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये किसकी जेब में जा रहा है? अगर कोई कानून नहीं है और आपने कहा कि हाई कोर्ट की ये फैसला आया हुआ है कि ये ले ही नहीं सकते कार पार्किंग वाले, कार पार्किंग ना। हाँ। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्होंने बाकायदा लाइसेंस दे के ऑप्शन किया हुआ, ठेले वाले हो गए, बड़े कार्ट्स वाले हो गए, मगर यकीनी तौर पे एक बंदा बोतलें रख के बैठा हुआ है, उसका ठिया भी नहीं है, वो लोगों के पानी धुला रहा है, उसको आप किस कैटेगरी में लेके आएंगे? इस तरह कोई बंदा उसने अपनी ट्रे गले में टांगी, वो छोले दे रहा है, वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। तो जब तक आप इस चीज़ को पब्लिक नहीं करें कि हम इसमें क्या क्या रेगुलेट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे उसमें आता है, और जो हम पैसे दे रहे हैं उसको हम शाया करें ना, किसी अखबार में दें या कंटोनमेंट अपने दफ्तर के बाहर बोर्ड में लगाए कि जी सीवीयू पे अगर आपने ये काम करना है तो इतना रेट है, इतना दीजिएगा और आपको फिर महीने तक कोई तंग नहीं करेगा। यहाँ तो एक आदमी आता है, अपना तारुफ कराता है, वो पर्ची कहीं से भी प्रिंट करा के आप ले आए, उस पर क्या ठप्पा है, क्या सील है? बात तो ये कि डेली पर्ची वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे महीने का या हफ्ते का लाइसेंस दें काट के कि जी आपने फीस एडवांस में जमा करा दी, अब ये पूरा महीना आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये जो डेली पर्ची वाला सीन है ये तो है ही इलीगल, ये तो नजर ही इलीगल आ रहा है कि आप बस एक पैसे वसूली का काम कर रहे हैं। मगर बुनियादी तौर पर आबिद के साथ जो वाक़या हुआ है उसने जो बड़ी चीज़ उजागर की है वो ये है कि गरीबों के साथ किस किस्म का इस्तेसाल हो रहा है, यहाँ पे किस किस्म के साथ उनका रवैया उनके साथ रखा हुआ है। अब ये एक पैर कट जाना और फिर वो पैर का गुम जाना, यकीनी तौर पे लोगों इस तरफ मुतवज्जो हुए हैं। मगर आप ये देखिए ना, जिसका पैर नहीं कट रहा वो भी तो रोज़ कट मर ही रहा है ना वहाँ पे, जिसका आप सामान उठा के फेंक देते हैं, जिसको आप रुस्वा करते हैं, गाली देते हैं, वो 200 रुपये कमाता है, 150 रुपये आप जेब में हाथ डाल के निकाल लेते हैं, वो भी तो रोज़ जी मर ही रहा है।
कैसे सीवीयू पर गरीब मेहनत कशों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। टीम इंकशाफ रात के वक्त सीवीयू पर पहुंची तो कैसे वो बातें सामने आई जो अभी तक किसी ने नहीं बताई थी। जाए वक़ुआ पर ऐनी शाहिदीन ने कैसे भयानक हकीकतों का खुलकर इजहार किया, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। इस वक्त हम सीवीयू पे मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं। हमारे साथ एक भाई हमारे साथ हैं जो ये भी पानी ही यहाँ पे भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल जलाल। अब्दुल जलाल, कब से पानी बेच रहे हो यहाँ पे? मैं साल तो होता है भाई, साल हो गया। होने आप भी वही काम करते हो जो आबिद करता था, कोई गंदे पैरों से आता है तो आप पाँव धुलवा देते हो? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, साल आपको यहाँ पर हो गया है जी, तो जब आप ठेला लगाते हो यहाँ पे, जब अपना स्टॉल लगाते हो, जी, उसके लिए किसी को पैसे देने पड़ते हैं आपको? बिल्कुल देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं। वो कौन लोग होते हैं? ये CBC वाले। वो आपको कोई रसीद देते हैं? कोई कभी देते कभी कुछ भी नहीं देते। कुछ भी देते? और कितने पैसे मांगते हैं आपसे? वो 200 दिन को भी मांगते, हफ्ते को आते तो 2000 भी मांगते, 1500 भी। हफ्ते के बाद वो 1500 या 2000 मांगते हैं। वैसे डेली 200 रुपये लेते हैं? लेता है। और अगर ना दो तो क्या करते हैं? जो भाई चोर का सजा, वो मजदूर का सजा, गरीब का सजा। इधर तो भाई तो बदमाशी करते हैं वो? बदमाशी करते। अब दिन में आ जाता, पूरा चौकी मौजूद होता, अपना नंबर दे दो, मैं उनको एक एक बता दूंगा, ये चालिया वाला है, ये भाई सिगरेट वाला है। दिन को जो लूट मार करते हैं, नहीं देते भाई, सामान फेंक देते, सामान फेंक देते हैं। यानी कि ये सोचेंगे यहाँ पर इतने, जारी बात है, ये जुल्म की बात है। ये गरीब अफराद जो हैं अपना घर का खर्चा चलाने के लिए आफ्टर कोविड और कोरोना के बाद ये किसी तरह से अपनी ज़िंदगी की बसर कर रहे हैं कि थोड़े बहुत पैसे बना लें, तो यहाँ पर वो आते हैं, एक माफिया ही मैं कहूँगा कि आते हैं और इन लोगों से बगैर किसी रसीद के डेली के 200 रुपये या 2000 रुपये पर वीक जो है इनसे कलेक्ट करते हैं। और अगर ना दें तो फिर इनका जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है, स्टॉल होता है, वो उठा के फेंक देते हैं। क्या उमर, क्या करते हो? ये चाबा बेचता हूँ। अच्छा, जब तुम यहाँ पर सीवीयू पे छावा बेचते हो तो कोई तुम्हें किसी को पैसे देने पड़ते हैं? हाँ देता पड़ता। कितने देने पड़ते हैं? CBC वाले का उसका 50 रुपये दे। यानी एक आदमी जो कि अपने गले में इस तरह से, एक लड़का जो है वो अब वो सामान बेच रहा है कि किस तरह से अपनी रोजी रोटी कमा ले थोड़े बहुत, इसको भी डेली 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो सोचिए वो कितने फिरौन होंगे ये लोग कि वो इतने गरीब अफराद को भी नहीं छोड़ते। या तो कोई गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बनाए कि प्रॉपर चैनल हो कि आपने अगर यहाँ पर कोई अपना काम करना है तो आपको डेली के गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाने पड़ेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट के ख़जाने में नहीं जा रहे, बल्कि ये जो भत्ताखोर हैं इनकी जेबों में सारे पैसे आने के। इस तरह के गरीब आदमी को भी 50 रुपये जो हैं देने पड़ते हैं। CBC वालों का जुल्म शुरू है भाई, जुल्म। अच्छा, ये तो आप लोग जगह भी बेचते, एक एक ठेले का जगह भी कैसे बेचते। बेचते हैं? कितने की बेचते हैं जगह? अभी हमारे ठेले का जगह यूसुफ साहब ने खींचा जगह, इधर लाया, इसके सरपरास के, ये क्या नाम है भाई का, उसके साथ ही लगाया मेरा पानी। वो दूसरे का जगह था, उन लोगों ने बोला भाई ये 70,000 रुपये कम ने लिए, तो हम लोग वहाँ भी छोड़ दिया। अभी कोई जगह भी नहीं है, जगह कोई देता है 2000 रुपये। अच्छा, महीने के तो अलग पैसे, शुरू में आपको उसके अलग पैसे देने पड़ते हैं? तो और क्या, जो ठिया बनाता और है वो सब बदमाशी है, बदमाशी है फुल। अच्छा, जैसे अब ये जो बेचारा ये उमर चीजें बेच रहा था और यहाँ पे लोग चीजें बेच रहे हैं, हाँ, अगर ये पैसे ना दे तो क्या करेंगे? ये सामान छीनेगा, क्या करेगा? सामान छीनेगा, कोई आपसे पैसे मांगते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक नाम है। फारूक, आप ये चीजें यहाँ पे सेल करते हो? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके पास कौन आता है बंदा जो कहता है कि मुझे पैसे दो? 2-3 बंदे आते हैं, लेके जाते हैं। और अगर आप ना दो तो? बदमाशी से सामान ले जाते हैं। 1-2 दफ़ा सामान ले गए। ले गए। आज 100 रुपये लेके गए। आज 100 रुपये ले गए। तो वैसे आप दिन के कितने कमा लेते हो? बस 1000-500, कभी 1500। और उसमें से आपसे पैसे वो ले जाते हैं डेली बेसिस पे? डेली। तो आप उन लोगों को पहचान सकते हो? और ये जो अभी आबिद वाला मामला हुआ जिसकी टांग काट दी है, उसके बाद कोई इनको कंट्रोल किया गया? ये जो माफिया यहाँ पर घूम रही है ऐसे पैसे इकट्ठे करते हुए, इनको रोका गया? नहीं, अभी नहीं रोका गया। नहीं रोका गया। आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल सर। गुलाम रसूल? जी सर। गुलाम रसूल, आप चने बेचते हो यहाँ पे? जी सर। आपको भी पैसे देने पड़ते हैं? जी देने पड़ते हैं। आपको भी पैसे देने पड़ते हैं, जबकि आपने तो ठेला भी नहीं लगाया हुआ। जी सर। तो कितने पैसे देने पड़ते हैं आपको? सर रोजाना 50 रुपए देते हैं। 50 रुपए देते हो? और रोजाना कितने पैसे कमाते हो? 300 रुपये। 300 रुपये आप डेली का कमाते हो, इसमें से जी। 50 रुपया आप इस भत्ताखोर को देते हो? जी सर। बाबा जी यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक साहब, आप यहाँ पर ये समोसे पकौड़े बेचते हैं? जी बच्चा समोसे बेचता अच्छा हूँ। मुश्ताक साहब, जब आप यहाँ पर ये आपका कोई प्रॉपर ठेला भी नहीं, आपने सर पे अपना सामान उठाया हुआ है, जी तो लोगों को आपको भत्ता देना पड़ता है यहाँ पे डेली? जी देना पड़ता है। देना पड़ता है। कौन जी। है वो लोग? पता नहीं सर, इधर हमारे से ले जाते हैं, बोलते हैं हमारा ठेका कितना देते हैं है। आप भत्ता उसको रोज? 50 रुपया हर रोज 50 का रुपए हमारे देते से लेते हैं। हैं। तो वो क्या पुलिस की वर्दी में आता है? वो क्या होता है? नहीं। आप उसको पहचानते हैं? नाम पता है? सादे लिबास में आता है, सादा लिबास में। तो क्या कहता है? कहता है बीट दे दो हमारे को। ये देखें, एक बेचारे इतने बूढ़े आप फर्द हैं और ये किस तरह से दिन भर ये समोसे पकोड़े बेच के, पता नहीं किस तरह इनके घर के हालात होंगे, क्या वो करते होंगे, और इनसे 50-100 रुपया रोज वो ले जाता है। और अगर आप ना दें तो आपके साथ मुश्ताक साहब क्या करता है? जी धक्के दे के निकाल देते हैं, बोलते हैं फिर पैसे नहीं है तो फिर क्यों आते हैं। मैं रैंडमली यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ पर रैंडमली लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर अपना गुजर बसर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं। तो आप ये बड़े आई ओपनर है हुकाम बाला के लिए भी, और जो भी यहाँ पर अफराद काम कर रहे हैं, जो भी इस माफिया का हिस्सा, इनको शर्म आनी चाहिए कि इतने गरीब इंसानों को जो ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनके साथ आप इतना बुरा सलूक कर रहे हैं यहाँ पर, और उनसे डेली 50 रुपये 100 रुपया इस तरह से ले रहे हैं, जो खुद डेली का कोई 200-300 रुपया कमाते हैं। और अगर कोई मुजाहिमत करे, कोई आगे से कहे कि मेरा ठेला ना हटाओ, ये मैंने नहीं देना, तो उसका वो हाल करते हैं जो इस वक्त आबिद का हुआ। ये हादसा था या फिर भत्ताखोर के कहने पर आबिद की टांग काटी गई? जाए वक़ुआ पर ऐनी शाहिदीन ने ऑन कैमरा कैसे सब राजों को किया फाश, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पैसे वाले का हर कोई होता है, गरीब का कोई नहीं होता। कराची में भत्ताखोरी का नया इंकशाफ। ये जो डेली पर्ची वाला सीन है, ये तो है ही इलीगल। ये तो नजर ही इलीगल आ रहा है कि आप बस एक पैसे वसूली का काम कर रहे हैं। कार पर 4 बच्चों के बाप पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। सबको उसने इतनी ज़ोर से आगे हिट किया कि मेरी टांग भी कट गई और वो लकड़ी के खंभे भी कट गए और वो पत्थर का एक पिलर बना हुआ था वो भी टूट गया। बूढ़े बच्चे मेहनत कश सब भत्ताखोरों के निशाने पर। पैसे लेते फिर नहीं आपसे पैसे मांग रहा था? जी धक्के दे के निकाल देते हैं, बोलते हैं फिर पैसे नहीं है तो फिर क्यों आते हैं। जो भाई चोर का सजा वो मजदूर का सजा। रात के वक्त सीव्यू पर हौलनाक हकाइक का पर्दाचार। और अगर कोई मुजाहिमत करे, कोई आगे से कहे कि मेरा ठेला ना हटाओ, ये मैंने नहीं देना, तो उसका वो हाल करते हैं जो इस वक्त आबिद का हुआ। मैं इस वक्त एग्जैक्ट उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मंडे के दिन, पीर के दिन 30 अगस्त के रोज़ यहाँ पर उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था आबिद ने। और इस वक्त मेरे साथ ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा वाक़या देखा था। क्या नाम है भाई आपका? हैदर। हैदर, आप इधर आओ। आपका क्या नाम है? जुबैर। आप यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पानी में नहीं लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। आप भी पानी लगाते हो जैसे आबिद लगाता था? जी जी। आपको भी वैसे ही भत्ता देना पड़ता था जैसे आबिद देता था? जी जी। कितने देने पड़ते हैं पैसे? मुफ्त से देना पड़ता है। किसी को मिसाल अभी 100 रुपये देते हैं, कोई 200 देते हैं, हम लोग मिसाल 200 रुपये देते हैं। 200 रुपये देते हो? आप लगाता था, हफ्ते के भी देने पड़ते हैं? आप जो लगाता था उसको वो अलग देता था। जुबैर क्या हुआ था उस दिन? उस दिन इनका थोड़ा वो पैसों का चक्कर था, बीट का। ये आप हफ्ते का बीट कहते हैं इसको? आप पैसे बीट देना पड़ता है हफ्ते के। अच्छा। 2000 हफ्ते के बोले मेरे से ले लेंगे, जो भी पानी में लगाना बोले सही है। एक हफ्ता वो गुजर गया, पैसे रोज ही हफ्ते का दे रहा था। एक हफ्ता उसके बाद नहीं दे, काम नहीं हुआ, उसका मसला हो गया, फिर चला गया, फिर दूसरा आया, दूसरे दिन लगाया। पहले जाहिर बात है इतने साल से काम कर रहा था तो वो ये भत्ता दे रहा था इतने अरसे से। वो तो साफ बात है, सब देना पड़ता है। लेकिन उस हफ्ते वो नहीं दे सका। नहीं दे सका, उसका काम वाम नहीं है, बच्चों का थोड़ा मसला ये आकर चला गया, फिर दूसरे दिन आया तो पैसों का मसला, वही थोड़ा मसला हो गया, चला गया, भैया आ गया, पैसे आपको दूंगा, कुछ देर हो बाकी दे दूंगा। बोला नहीं पैसे पूरे दे, वो नहीं तो सामान देना उठा दे फेंक देना। बोला सर आपको दे दूंगा, मैं इधर ही हूँ 15 साल का। झगड़ा देख रहे थे? उधर ही था, पानी में साथ में लगाता हूँ और नहीं बोलता। और सरफराज ये कह रहा था कि अभी दो पैसे। बोला वो पैसे दो, बोला मैं इधर ही हूँ, आधे दे रहा हूँ, बाकी आधे कल दूंगा, परसों इधर ही। 1000 रुपये अभी ले लो, 1000 रुपये बाकी बोला ये नहीं ऐसा नहीं होगा, ये वो उसके सामान फेंक दिया उठा के। फिर ट्रैक्टर वाले इधर खड़े हुए थे ना, और दूसरे मट्टी वट्टी साफ कर रहे थे, उसको बोला यहाँ पे 2 ट्रैक्टर खड़े हुए थे जो यहाँ की जमीन हमवार कर बोला इधर आ, उसको बोला है, बोले इसके सामान वाम भी उठा दे। वो आया पहले सामान उठा, इधर मिलते कि बोला नहीं छोड़ दो, ये उधर बच्चे ये थोड़ा करने दो, दे दूंगा नहीं। बोला और ये बच्चे भी उसके साथ खड़े थे, अयान और शयान ये के साथ खड़े उसके हुए साथ थे। थे। और इनका वालिद मिन्नत समाजत कर रहा था सरफराज की
कि ना उठाओ मेरा सामान, ट्रैक्टर ना चढ़ाओ इसके ऊपर। सही बात है सर, अगर क्या करता है, अगर नहीं उठाता फिर तो वो तो मसला बन गया। इसी फिर क्या होता है? फिर उसके बाद उसने बोला पैसे वैसे दे रहा हूँ, कौन बोला नहीं, फिर उसने सामान के ऊपर चढ़ा दो, उसने सामान उसको फेंका, ये बच्चे उसके साथ है, इसने बोला फटाफट सामान उठा, जैसे एक तब इधर था, एक टांग इधर पीछे तो चढ़ा दे ऊपर, जो भी है उसके ऊपर चढ़ा दे। बिल्कुल ये सरफराज कह रहा था उस सामान आपने सुना, उसने ये कहा कि इसके ऊपर चढ़ा दे। मैं इनके साथ ही होता हूँ सर, इसके साथ ही होता हूँ, इसी वजह से फिर वो जैसे ये सामान उठाए पीछे से ट्रैक्टर दर्ज कर दिया और बिल्कुल इस जगह पे। हाँ, पाँव इसका उधर जब फेंका, ये उधर गिर गया, पता नहीं चला उसको, फिर तो बेहोश हो गया। और ये आप नीचे देखेंगे तो ये एक स्टेप है, तो यहाँ पर उसका ठेला वो लगा हुआ था, स्टॉल लगा हुआ था, पानी था, उसका एक पाँव यहाँ था और ट्रैक्टर उस तरफ से आ रहा था, रिवर्स में आ रहा था ट्रैक्टर, या सीधा आ रहा था? सीधा। अच्छा, यानी ट्रैक्टर का मुंह इस तरफ ही था, सामने वाला था, तो वो ट्रैक्टर लेकर आ रहा है और एनी शाहिदीन ये बता रहे हैं कि वो सरफराज कहते हैं कि चढ़ा दे इसके सामान पे। अब उसका जो थोड़ा बहुत पानी की बोतलें पड़ी हुई थी वो जल्दी जल्दी उनको उठा रहा था कि मेरे सामान पे ना उठा दें, और जब उसने यहाँ से सामान उठाना लगा तो वो इतनी स्पीड में ट्रैक्टर आया कि ये आप स्टेप देख रहे हैं, इधर उसकी टांग थी और उसकी टांग यहाँ से कट गई और वो यहीं पर गिर गया। और ये हुआ आबिद के साथ सिर्फ 2000 रुपए के लिए उस इंसान की, उस गरीब इंसान की, उसके बच्चों के सामने टांग काट दी गई। फिर आप लोगों ने सरफराज को पकड़ा कि भाई ये उसने क्या किया है, और ट्रैक्टर वाला जो अहमद था वो कहाँ गया? वो ट्रैक्टर मिसाल इधर ही था, थोड़ी देर जो गायब हो गया था, फिर बच्चे रो रहे थे, हम खुद ही रो गए उसी टाइम पे। फिर आज उसके घर वालों फ़ोन किया, वो भी इधर आ गए, फिर इसी वजह से उसको फिर ले गए। सरफराज को पकड़ के मारा भी आप लोगों ने? सरफराज उसे पकड़ा था, मारा नहीं था सर, मारा नहीं था। तो ये तो साफ पता चला कि जो ऐनी शाहिदीन यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी कहना है। हैदर, आप भी यहाँ पे थे? हैदर, आपने क्या देखा था? वॉशरूम खुला ही थे, पाँव काट गया उसका। पाँव काट दिया? तो उस वक्त ये जब ये पाँव कटा उस वक्त आप खड़े हुए थे यहाँ पे या बाद में आए हो? इधर ही खड़े, इधर खड़े हुए थे। तो सरफराज उसको क्या बोल रहा था? कुछ भी नहीं, वो खड़ा हुआ उधर। नहीं, कटने से पहले उसने क्या कहा ट्रैक्टर वाले को? उसने कहा इधर बोतलें चुको, वो बोतलें चुका, इधर ऐसे पाँव काट गया। अच्छा, यानी कि सरफराज ने उसे वक्त नहीं दिया अपना सामान उठाने का, उसने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। आटा ऐसे देवे चढ़ा दे इसके ऊपर, जो भी इसका सामान, उसने मतलब सामान ऊपर चढ़ेगा, इसके उधर चला जाएगा, उसको ये पता नहीं, इसके बच्चे भी थोड़े 60 में है, सामान भी ऊपर, क्या करता फिर? बच्चों को बचाए, सामान को बचाए, खुद उसके साथ ये मसला हो गया। उसके बाद ये भत्ताखोरी रुकी इनकी, इनको कुछ शर्म आई, कुछ हया आई? अभी वो वैसे ही चल रहा है काम? अभी थोड़ा कम हो गया, पहले सही था, अभी तो बिल्कुल जो भी देता है, कोई नहीं देता, किसी 50 लेते हैं, किसी 100, मुफ्त से रहना अलग अलग। तो आप सब देना बंद कर दो। आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि ना तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, ना ये आपको कोई रसीद देते हैं, ना ये हुकूमत खजाने में जा रहे हैं, ये तो ये बदमाश बैठे हैं, इनकी जेबों में जा रहे हैं। बस शुरू में ये चल रहे हैं, फिर क्या करना मसला ये नहीं। तो आप सब यहाँ पे ऐका करो, और आप ये सरफराज, जैसे अब सरफराज को तो जेल में अभी हुई है, अभी तो उसका केस चल रहा है, आगे भी मजीद बात होगी। लेकिन ये जो एक भत्ताखोरी है कराची में चल रही है, इसको तो बंद होना चाहिए। सही बात है, ये तो, क्योंकि इसका कोई सुराग नहीं है, ये ब्लैक मनी है, किसकी जेब में जा रहा है ये सारा? पैसा नहीं, धक्के लगा के इसका बाहर निकाले, छोटे से बच्चे। क्या नाम है बच्चे आपका? गुल हुसैन। गुल हुसैन। गुल हुसैन, क्या हुआ आपके साथ कल? यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, पैसा लेते फिर नहीं। आपसे पैसे मांग रहा था? इतने से बच्चे से पैसे मांग रहे थे? ये तो ये जिस इदारे में बैठे हुए लोग यहाँ भत्ता मांगने आ रहे हैं, वो इतने से बच्चों को भी छोड़ ये कह रहा मेरे पास पैसा नहीं है, सही है, इसके ले लें। तो इतना सा बच्चा यहाँ पर ये बेच रहा है, तो उसकी जो सिगरेट रखी हुई वो उठा ली कि भत्ता नहीं दे रहे हो तो मैं ये दे दो। मैं उसका 50 दिया है, फिर उसने पर्ची दिया है। और बात ये है कि इनसे तो आप किस तरह का, अगर आप कैसे टैक्स ले सकते हैं? ये तो इन्होंने तो कोई स्टॉल भी नहीं लगाया हुआ। राइडिंग फी है। और ये जी यहाँ पर एक आदमी जो है जिसने कोई स्टॉल भी नहीं लगाया हुआ, उसके गले में ये है, और कभी किसी को पर्ची देते हैं, कभी किसी को पर्ची नहीं देते। तो ये क्या रेट होते हैं इस पर्ची के? 50 डेली रहते हैं हमारे, 50। जब कभी 50 नहीं होता है ना, फिर हमारे के धक्के निकाल के बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। हाँ। लेकिन ये पर्ची लाजिम मिलती है, नहीं मिलती? मिलती है ना, लाजिम। हाँ, एक दिन मिलते, एक दिन नहीं मिलते। एक दिन नहीं मिलती, एक दिन मिलती है। तो इस तरह के बच्चों से आप जब ये चीज़ें ले रहे हैं, और अब ये भी पता नहीं है कि ये पर्ची असली है, नकली है, क्या हिसाब किताब है इसके, ये वाकई हुकूमत खजाने पैसा जा रहा है या ये अफसरान की जेबों में जा रहा है। इस
पर्ची के नाम पर ठेकेदार पैसा वसूल करते हैं, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? घर के वाहिद कफील की टांग कटने के बाद कैसे घर में नौबत फाकों तक पहुंच गई? घर के 10 अफराद का खर्च उठाने वाला अब कैसे मोहल्लेदारों से पैसे मांगकर बड़ी मुश्किल से मरहम पट्टी करवाता है? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मुझे ये बताएं कि ये जो पर्ची है, क्योंकि उस बच्चे ने मुझे पर्ची दिखाई 50 रुपए की, वो इतना सा बच्चा था और उसके क्या माशी, वैसे तो उसको वैसे भी रोड पे नहीं चाहिए, चाइल्ड लेबर है, लेकिन अगर इतने माशी हालात ख़राब है कोविड के दिनों में, कोरोना के दिनों में, कि छोटे छोटे बच्चे भी चीज़ें बेच रहे हैं और उसमें इस तरह के अफराद के 50-50 रुपये ले रहे हैं, वो पर्ची पकड़ा देते हैं। उस पर्ची की क्या वैल्यू और किस कानून के तहत वो पर्ची है? और अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि और उनमें जितने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर हम ये नहीं देते तो फिर हमारी चीज़ें उठा के फेंक देते हैं समंदर में। वो बच्चा कह रहा था कि मेरे पास 3 सिगरेट के पैकेट थे, बाकी तो छोटी छोटी टॉफ़ियाँ लगाई हुई थी, कहते उसने मेरे 3 सिगरेट के पैकेट ले लिए। तो अब ये किस कानून के तहत ये बदमाशी कर रहे हैं और इनके ऊपर क्या दफात लग सकती हैं और ये हायरार्की ये कहाँ तक पैसे जा रहे हैं? देखिए, इस तरह से काम होता है। मेरे ज़ाती इसमें फ़ैसला है, ये फ्लेयर थाने का मामला है, वहाँ से फिर ख़ानदान में सेटलमेंट होगी कि जिनका शरई हक है। गरीब से आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कब तक लड़ेगा? पिछले साल ये मेन खलीको समा रोड के ऊपर एक एंटी इंक्रोचमेंट रेड हुई, ठेले उठा के आपने लोगों के फेंके। आप समझते नहीं कि उस ठेले के ऊपर उस बंदे की पूरी जायदाद है, वो कहीं से माल लेके आया है, उसने वो माल बेचना है और फिर पैसे देने हैं। आपने वो सारा फल, वो सारी सब्ज़ी ज़ाया कर दी, उछाल दी, नीचे गटर का बारिश का पानी पड़ा हुआ है। एक साहब का वहाँ पर हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। आप आए दिन पर सोशल मीडिया पर देखेंगे जो बेचारे गरीब लोग मट्टी के बर्तन, मट्टी के बनाए हुए गमले बेच रहे होते हैं, उनके ठेले उठा दिए जाते हैं, सारा माल ज़ाया हो जाता है। कोई तरीका, कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है इसको मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि मॉल अफोर्ड कर सकते हो तो कारोबार करो, बड़ी दुकान अफोर्ड कर सकते हो तो कारोबार करो। भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ये मामला यूं ही चलता रहेगा। आबिद की टांग कटने के दर्दनाक वाक़े ने यूं तो वो चाल बर्पा कर दिया, लेकिन क्या पूरे हुए इंसाफ के तकाजे? अब मुझे ये बताएं कि जब ये सब मीडिया पे बात बन गई, इतनी हाइप क्रिएट हो गई, तो उसके बाद क्या ये जो सरफराज था उसने किसी मसालहती कोशिश की? क्योंकि अब ये बातें भी आ रही हैं, जो सिर्फ का मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने पैसों की डिमांड की थी कि भाई हमें इतने पैसे दो तो हम ये केस नहीं लगाएंगे, ऐसी कोई चीज़ हुई थी? सर ऐसा अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि पैसों की डिमांड कैसे करते हैं हम लोग? हमारी तो टांग कटी हुई है, हम क्या पैसों की डिमांड करें? हम तो इतने गरीब आदमी हैं कि आपको क्या बताएं, मेरे पास पट्टी के पैसे नहीं होते। मैं तो इधर, आप मेरे पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं कि 200-200 रुपये मैं इकट्ठा करके रात को पट्टी करवाता हूँ यहाँ पे। मैं आपको क्या, मैं अपने हाल बताऊँ? पैसों की डिमांड तो वो आए थे मेरे पास, उसके बंदे आए थे कि बोला आप 20-30 हज़ार रुपये ले लो, और थाने पे बात हुई थी कि आप 20-30 हज़ार रुपये ले लो और ख़त्म करो कहानी। तो मेरे चाचू ने उसको ये बोला, मैं आपको 50 हज़ार रुपये देता हूँ, आप मुझे अपनी टांग काटने दो, मैं आपको 50 हज़ार रुपये देता हूँ। मेरे चाचू ने उसको ये बोला, तो फिर वो बात उधर रफा दफा हो गई। फिर ये जो है ना, अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक ना कोई पूछने आया है, ना कोई गवर्नमेंट का आदमी आया है, ना उनका बंदा आया है। मैं तो इतना परेशान हाल में हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे बच्चे मज़ार से लंगर लेके आए जो हम लोग रात को खाएंगे। मतलब इस घर की कंडीशन ये है कि अभी जो बच्चे शायान और यायान थे, ये यहाँ पे साथ में अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, वहाँ पर खाना लेके आए हैं लंगर से कि रात का खाना खा सकें, क्योंकि कमाने वाले जो थे वो सिर्फ यही थे और इनके इलाज के इस वक्त पैसे भी नहीं है। और इन इलाज के लिए ये इलाके वालों से 100-100 रुपये इकट्ठे करते हैं, फिर अपनी पट्टी करवाते हैं। तो और ये वाहिद कफ़ील थे तकरीबन 10 अफराद के जो इस घर में मुकीम हैं। तो अब आपको क्या लगता है, क्या होगा? कोई उम्मीद है आपको इस सिस्टम से जिसने आपके साथ इतना जुल्म किया? क्या सरफराज दोबारा पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, क्या हुआ? सरफराज तो दोबारा पकड़ा गया है, उसको जेल भी हो गई। जिब्रान नासिर साहब की मेहरबानी और मीडिया की मेहरबानी है कि जो आवाज़ उठाई हमारी, और वो पकड़ा गया, उसको जेल हो गई। और मेरी अभी ये गवर्नमेंट से ये अपील है कि मेरी मदद की जाए। इमरान खान साहब से अपील है, मुराद अली शाह साहब से ये अपील है कि आप सिंध में रहते हैं, सिंध के हमारे जो है बड़े हैं, आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लिहाजा आएँ, मेहरबानी करें, हमारी पट्टी का कुछ बंदोबस्त कर दें और हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। भाजी, आप क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? बेटा मेरी तो यही अपील है गवर्नमेंट से, ये हमारे को इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के लिए। आप खुद देख रहे हो, सब कुछ सुन रहे हो, वहाँ
तो यही मेरे बच्चे का कुछ किया जाए, उन जालिमों को सज़ा दी जाए जिन्होंने मेरे बच्चे का इज़हार किया, जो 10 बंदे को खिलाने वाला था। आज मेरे पोते गए हैं बस आज से लंगर लेके कितने दिनों के खा रहे, कोई नहीं आया हमारे घर पे हमारे को पूछने के लिए जो क्या है क्या नहीं। आज कितनी दिन गुजर गए, जो हमारा घर कैसे निज़ाम चल रहा है मेरा अल्लाह चला रहा है, बाकी इंतज़ामिया तो सबको खामोश है। पैसे वाले का हर कोई होता है, गरीब का कोई नहीं होता, गरीब का अल्लाह ही होता है बेटा। बस मैं यही कोशिश करूँगी मेरे बच्चे को इंसाफ दो। उम्मीद है अरबाब इख्तियार और साहिब हैसियत अफराद इस रोते खानदान के आंसू पहुँचेंगे और उनकी माली मुश्किलात दूर करने की कोशिश करेंगे और कराची के हसीन साहिलों पर भत्ताखोरी और खून रेजी करने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।